एवरीवन। तो आज हम लोग प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रोटीन्स में मेनली हम लोग क्या करना है, इसमें क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ना है एंड इसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है, इसके टेस्ट के बारे में पढ़ना है एंड एमिनो एसिड्स के बारे में पढ़ना है और डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स क्या है? एज लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, ये भी मैक्रो मॉलिक्यूल्स है। और अलग क्या है कार्बोहाइड्रेट से? तो हमने क्या जाना था इससे पहले वाले प्रीवियस चैप्टर में कि CHO का बना होता है कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बट यहाँ पे एडिशंस क्या है? नाइट्रोजन का ऑलमोस्ट रहेगा ही रहेगा, तो CHON, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन। समटाइम्स डिपेंड करता है कि कौन सा एमिनो एसिड उस पर जुड़ा हुआ है, तो हो सकता है सल्फर भी उस पर लगा हो, फास्फोरस भी लगा हो, बट प्राइमरी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन होना ही चाहिए। ओके, दूसरा क्या है कि इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो इन कंपैरिजन जो कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा है। और ये क्या होता है कि जैसे वो मोनोसैचराइड्स यूनिट्स का बना होता है, ये हमारा एमिनो एसिड्स का बना होता है। ये एक एक मोनोमर्स जुड़ता है एमिनो एसिड्स का एक पेप्टाइड बॉन्ड के साथ, उनके बीच का बॉन्ड को हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। तो पेप्टाइड बॉन्ड के साथ जुड़ता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स को जैसे ही आप तोड़ेंगे तो क्या होगा? ऑब्वियस, कोई भी चीज को अगर मैक्रोमोलिक्यूल्स है उसको हाइड्रोलाइसिस में देंगे, उसको तोड़ेंगे तो वो अपना स्मॉलर यूनिट में टूटता है, दैट इज एमिनो एसिड्स। ओके, अब इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? लगभग 5000 से 10 टू द पावर 9 डाल्टन तक। ओके, अब ये क्लासिफिकेशंस है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। तो क्लासिफाई हम इसको कैसे करते हैं? 3 तरीके से करते हैं। पहला सिंपल, दूसरा कंजुगेटेड, तीसरा डिराइव। सिंपल कहने का मतलब है सिंपल जिसमें बहुत ज्यादा कुछ तरकता भरकता नहीं है। कंजुगेटेड, जो प्रोटीन के साथ नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल जुड़ा हो, दैट इज कॉल्ड कंजुगेटेड। डिराइव, प्रोटीन से कुछ निकाला गया हो, डिराइव करके निकाला गया। जैसे आपने पढ़ते थे ना कि डिराइव द फॉर्मूला, डिराइव द इक्वेशंस मैथ्स में, कि उससे निकालिए, तो वैसे ही प्रोटीन से अगर कुछ और नया चीज बना है, दैट इज कॉल्ड डिराइव। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सिंपल में क्या है? नाम से ही पता है कि सिंपल तो ओनली एमिनो एसिड्स का बना होगा, और इसको जैसे हाइड्रोलाइसिस में देंगे तो एमिनो एसिड ही निकलेगा, और कुछ तरकता भरकता इसमें नहीं है। ओके, नाउ तो इसका एग्जाम्पल क्या है? तो पहला हिस्टोन, बेसिक प्रोटीन है, वीक बेस है और काफी लो मॉलिक्यूलर यूनिट का प्रोटीन है। वाटर सॉल्युबिलिटी के हिसाब से भी क्लासिफिकेशन करना है, तो वाटर सॉल्युबल है। हीट के द्वारा कोगुलेशन नहीं होता है, इसका एक खास प्रॉपर्टीज है। और हिस्टोन मेनली कहाँ प्रेजेंट है? आप देखे होंगे कि डीएनए में प्रेजेंट होता है, हिस्टोन वहां पे प्रेजेंट होता है न्यूक्लिक एसिड में। ओके, उसके बाद दूसरा है एल्बुमिन, ये काफी प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन्स है। तो जो मेनली कहाँ प्रेजेंट रहता है? प्लांट्स में और समहाउ एनिमल्स में भी। ये भी वाटर सॉल्युबल है और हीट के द्वारा कोगुलेटेड होता है। ये एक प्रॉपर्टीज है प्रोटीन का कि हीट के द्वारा वो कोगुलेट होगा। अगर आप हीट में डालोगे तो वो जम जाएगा, लाइक अंडा। एक आप उसको हीट में डालते हैं तो क्या होता है? लिक्विड से सॉलिड बन जाता है, दैट इज कोगुलेशन। उसके बाद यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोटामिन्स। तो आपको इतना डिटेल्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्लासिफिकेशंस में आप दो याद रखिए, बाकी का नाम याद रखिए। तो प्रोटामिन्स है, ये पॉजिटिवली चार्ज जो बेसिक प्रोटीन है जो यूजुअली एनिमल और फिशेस में प्रेजेंट होता है। और वैसे ही प्रोलामिन्स है, ये सीड्स में प्रेजेंट होता है, ये भी वाटर इनसॉल्युबल है। उसके बाद नेक्स्ट है सिंपल प्रोटीन था ये सारा। सिंपल प्रोटीन जो सिंपली बहुत ज्यादा कुछ इसमें नहीं है, जो सिंपल प्रोटीन से बना हुआ है, सिंपल एमिनो एसिड से एक के बाद एक जुड़ के सिंगल लाइन में बना है पेप्टाइड बॉन्ड के साथ, दैट इज कॉल्ड सिंपल प्रोटीन। अब कंजुगेटेड क्या है कि एक प्रोटीन पार्ट, दूसरा नॉन प्रोटीन पार्ट, और दोनों एक लिंक के साथ बंधा हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं कंजुगेटेड, किसी के साथ जुड़ा हुआ है। तो अब प्रोटीन के साथ ही जुड़ा होगा, प्रोटीन प्रोटीन दोनों पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा होगा तो सिंपल प्रोटीन हो जाता। तो यहाँ पे एक प्रोटीन है, दूसरा नॉन प्रोटीन है। मे बी कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, लिपिड्स हो सकता है, विटामिन हो सकता है, कुछ भी दूसरा मॉलिक्यूल होगा। क्योंकि अगर दोनों प्रोटीन हो जाएगा तो सिंपल प्रोटीन हो जाएगा। सिंपल क्योंकि हमने सिंपल प्रोटीन में यही पढ़ा कि एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड के साथ
जुड़ के अगर वो चलते जाता है ये रिपीटिंग इन इट, दैट इज प्रोटीन, और उसको हम लोग सिंपल प्रोटीन बोलते हैं। तो अब कंजुगेटेड में क्या है कि एक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, दूसरा नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, दोनों एक दूसरे के साथ लिंकेज के साथ जुड़ा हुआ है, दैट इज कॉल्ड कंजुगेटेड प्रोटीन। और जो नॉन प्रोटीनियस पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। कभी कभी एक नंबर के क्वेश्चंस में आ जाता है कि व्हाट इज प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो जो नॉन प्रोटीनियस कंपाउंड कंपोनेंट व्हाटएवर जुड़ा हुआ है प्रोटीन के साथ कंजुगेटेड प्रोटीन में, उसको हम लोग प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं। अब इसके हिसाब से नाम पड़ जाता है। तो जो प्रोस्थेटिक ग्रुप जुटा है उसी हिसाब से नाम पड़ जाता है। कोई मेटल जुड़ा है तो मेटालोप्रोटीन्स, जैसे हो गया मरकरी, हो गया कॉपर, हो गया जिंक, हो गया, अगर प्रोटीन के साथ बंधा हुआ है तो मेटालोप्रोटीन। क्रोमोप्रोटीन, क्रोमो मीन्स कलर्ड, अगर कोई कलर्ड पिगमेंट जुड़ा हुआ है समथिंग, तो जैसे हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, क्लोरोफिल, साइटोक्रोम, इस टाइप से कोई भी कलर्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन या म्यूकोप्रोटीन, तो ग्लाइकोजन क्या है, अ काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो अगर कार्बोहाइड्रेट जुटा हुआ है तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। एग्जाम्पल दिया हुआ है फॉस्फोप्रोटीन, अगर फॉस्फोरस ग्रुप जुड़ा हुआ है फॉस्फेटिक ग्रुप के रूप में तो उसको हम लोग फॉस्फोप्रोटीन्स बोलते हैं। ऐसे लिपिड्स जुड़ा हुआ है तो लिपोप्रोटीन्स। ओके, तो ये बहुत ज्यादा वास्ट नहीं है, इजी ही है। नेक्स्ट हमारा आता है डिराइव प्रोटीन, जो हमने डिराइव किया। अब कैसे डिराइव किया, तो हमारे पास डिराइव करने के लिए दो चीज मिल गया, एक तो सिंपल, दूसरा कॉम्प्लेक्स या कंजुगेटिव। तो अब इससे हमको नया चीज निकालना है, नया निकालेंगे तभी तो डिराइव होगा, वरना तो वही सेम चीज रह जाएगा। तो अब इसमें हम नया कुछ एंजाइम्स डाल दें, कुछ नया केमिकल्स डाल दें, कुछ हीट अप्लाई कर दें, उसके साथ जो हम कुछ नया चीज इंक्लूड करते हैं, बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड डिराइव प्रोटीन। अब डिराइव प्रोटीन में दो तरह का है, प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी। तो प्राइमरी में हल्का वाला हो जाएगा और सेकेंडरी में थोड़ा वास्ट हो जाएगा। तो पहला हम प्राइमरी देखते हैं। तो प्राइमरी में क्या होता है कि जो साइज है उसको छेड़छाड़ नहीं करते, ठीक है। अरेंजमेंट में भी चेंज कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि ग्लाइकोप्रोटीन है, तो ग्लाइकोप्रोटीन 6 मॉलिक्यूल वाला कार्बन का बना है, तो वो 6 मॉलिक्यूल कार्बन का ही बना रहेगा, अलग कुछ नहीं हो सकता। तो अब चेंजेस क्या हो सकते हैं, तो अरेंजमेंट हम उसके चेंजेस कर सकते हैं। वन पोजिशन पे कुछ और चीज लगा सकते हैं, सेकेंड पोजिशन पे कुछ और चीज लगा सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, प्रोटीन्स अलग अलग एग्जांपल दिए हुए हैं। ओके, मेटालोप्रोटीन्स है या कंजुगेटेड प्रोटीन्स है, तो ये सब एग्जांपल है। उसके बाद दूसरा है सेकेंडली डिराइव्ड। ओके, तो प्राइमरी डिराइव्ड हो गया कि हम अरेंजमेंट चेंज कर सकते हैं बट साइज को रिड्यूस नहीं कर सकते। बट अब यहाँ पे क्या है कि साइज चेंज करते हैं, ठीक है, ऑब्वियस साइज चेंज करेंगे। इससे पहले हम हाइड्रोलाइसिस करके उसको डबल बना सकते हैं। अब 6 मॉलिक्यूल का है तो उसको हम डबल बना दिया, 12 मॉलिक्यूल का कर दिया या 3 मॉलिक्यूल्स का कर दिया। तो जो इस टाइप का साइज रिडक्शन कर रहे हैं या अल्टरेशन कर रहे हैं समथिंग व्हाट बी, तो वट एवर, तो ये हमारा हो गया सेकेंडरी डिराइव्ड। ओके, तो ये हमारा क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है। ना फंक्शंस, प्रोटीन का फंक्शंस क्या है, तो पहला तो कोई भी रिपेयर हमारे सेल्स के अंदर हो रहा है, तो हर बहुत सारे सेल्स में हमारा एपोप्टोसिस होते रहता है, डिफरेंट डिफरेंट डैमेज होते रहता है, तो उसका जो रिपेयर हो रहा है वो प्रोटीन्स करता है। हमारे हेयर्स के लिए, नेल्स के लिए, इन सभी के ग्रोथ के लिए प्रोटीन्स बहुत काम करता है। हमारा जो भी एंजाइम्स है वो प्रोटीनियस इन नेचर है, हार्मोन्स है, एंटीबॉडीज है, वो सारे प्रोटीनियस इन नेचर है, तो उन सभी का वाइटल रोल है वहाँ पे। उसके बाद हेयर में, केराटिन में, नेल्स में, कोलेजन और बोन में प्रोटीन्स पाए जाते हैं। जेनेटिक हिस्टोन हमने पढ़ा कि डीएनए में है, तो जेनेटिकल मॉलिक्यूलर इंस्ट्रूमेंट का भी काम करता है जेनेटिक्स को डिफाइन करने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे रोल है हमारे। अभी हमने पढ़ा था कि प्रोटीन बाइंडिंग्स, इससे पहले हमने कोलोजी में पढ़ा था, तो प्रोटीन को ट्रांसपोर्टर्स का भी काम करता है, ब्लड क्लॉटिंग में काम करता है, डिफेंस एंटीबॉडीज बनाता है, तो हमारे बॉडी में डिफेंस का काम करता है। तो ऐसे बहुत सारे काम है। मसल कॉन्ट्रैक्शंस में काम करता है, क्योंकि ये जो मायोसिन है वो एक तरह का प्रोटीन है जो कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन अपने हाथ में पड़ा होगा कि मसल कॉन्ट्रैक्शन जो होता है उसमें एक्टिन और मायोसिन दोनों रहता है। तो मायोसिन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का काम करता है, अगर ये नहीं प्रेजेंट हो तो हमारा मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। तो ये सब एग्जाम्पल, ये सब इसके बायोलॉजिकल रोल है हमारे बॉडी में। नाउ
अब प्रॉपर्टीज क्या है, तो हालांकि अभी के सिलेबस में प्रॉपर्टीज आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी हम जान लेते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो जनरली ये कोलाइडल सॉल्यूशंस क्रिएट करता है, हैवी मेटल के साथ प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, दोनों नेचर है, अमीनो एसिड्स है तो इसलिए इसका दोनों नेचर भी होगा, ये पॉजिटिव चार्ज भी देगा और नेगेटिव चार्ज भी देगा। हीट सेंसिटिव है, कोगुलेट कर जाता है, कलर रिएक्शंस देता है, काफी हाई मॉलिक्यूलर वेट्स है इसका, और हाइड्रोलाइसिस में जाता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रोटीन का स्ट्रक्चर, कि क्या क्या स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर प्रोटीन का चार रहता है, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। तो यहाँ पे चार स्ट्रक्चर देखिए, प्रोटीन सिंपल सा है, प्राइमरी, तो जैसे जैसे नाम होते गया वैसे इसका स्ट्रक्चर फास्ट होते जाएगा। प्राइमरी तो सिंपल है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसे है कि जैसे प्राइमरी हमने स्टार्टिंग वाला पढ़ा था, सेम वैसा ही है कि यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, सीधा एमिनो एसिड एक सीक्वेंस में पेप्टाइड बॉन्ड के साथ सीधा चल रहा है, ठीक है। तो एक लाइन में आ गया सारा, एक एमिनो एसिड, दूसरा एमिनो एसिड, तीसरा एमिनो एसिड, चौथा एमिनो एसिड, सभी एक लाइन में अरेंज्ड है, तो दैट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर्स। उसके बाद दूसरा आता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स में क्या है कि थोड़ा भास्ट आ जाता है, तो ये दो तरह का होता है, एक अल्फा हेलिक्स, दूसरा बीटा प्लीटेड सेट्स में आता है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि इसमें रिपीटिंग यूनिट्स आ जाते हैं और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ एक दूसरे के साथ कंबाइन कर लेता है। कैसे करता है वो हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए बीटा, ये अल्फा हेलिक्स है, तो अल्फा हेलिक्स एज राइट, आपने स्प्रिंग देखा होगा, सेम उसी स्प्रिंग के हिसाब से अरेंज होता है। तो अब ये जो अरेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो अभी नहीं तो नहीं अरेंज होगा, तो एक दूसरे के साथ बॉन्डेशंस है, दोनों के बीच का बॉन्डेशंस है इक्वल लेंथ के साथ हिसाब से। अब क्या बॉन्डेशंस है यहाँ पे हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप ये जो फिगर देख रहे हैं आप, ये हमारा अल्फा हेलिक्स का है, तो ये राउंड राउंड में है, तो एक दूसरे के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, ये एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। एक का सीओ ग्रुप दूसरे के एनएच ग्रुप के साथ बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, जिसको हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये स्पाइरल टाइप से बना रहा है, दैट इज ये अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर में है, तो इसको हम लोग अल्फा हेलिक्स बोलते हैं। दूसरा है बीटा प्लीटेड, यहाँ पे भी स्ट्रक्चर बनाता है बट दोनों पैरेलल ही बनाता है, दोनों एक दूसरे के समांतर में बनाता है। यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर सेम बनाता है, NH, एक का CO, दूसरा का NH। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही बनाता है, लेकिन यहाँ पे पैरेलल बनाता है, तो पैरेलल जो बनाना है दैट इज बीटा प्लीटेड, और स्ट्रक्चर हेलिकल स्ट्रक्चर में बनाना है दैट इज कॉल्ड अल्फा हेलिक्स। ओके, तो अब अल्फा हेलिक्स हमारा क्या स्पाइरल स्ट्रक्चर है, इसका जो पिच है उसका भी लेंथ दिया गया है, 5.4 एंगस्ट्रॉम का होता है, दो अमीनो एसिड के बीच का डिस्टेंस 1.1 एंगस्ट्रॉम भी रहता है। तो ये एक क्या बोलते हैं एक्यूरेट जगह पे स्थित है, तो इसीलिए ये अल्फा हेलिकल। उसके बाद दूसरा जो हमारा बीटा प्लीटेड सीट है, ये स्टेबल फॉर्म है, ये ज्यादा स्टेबल है कंपेरिजन तो अल्फा हेलिक्स। तो यहाँ पे पैरेलल भी हो सकता है, दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल भी हो सकता है, बट दोनों समांतर में ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे भी हाइड्रोजन बाइंडिंग रहता है। थर्ड आया टर्शरी स्ट्रक्चर। तो टर्शरी स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है, अभी हमने क्या देखा कि एक ही बाइंडिंग था, दैट इज हाइड्रोजन बाइंडिंग। टर्शियरी में क्या होता है कि बहुत सारा बाइंडिंग होता है, सभी एक दूसरे के साथ बाइंडिंग बनाने लग जाता है, बॉन्डिंग बनाने लग जाता है। अब जब सभी एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बनाने लग जाएगा, हर तरह का बॉन्डिंग, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड, जितना बॉन्ड हो सकता है सभी बना लेता है, तो कोई भी एक दूसरे के साथ हो जाएगा। तो इसका कोई स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होता, वो थ्री डायमेंशनली दिखने लग जाता है, इसलिए इसका नाम टर्शियरी स्ट्रक्चर है। तो अब यहाँ पे क्या है, सभी एक दूसरे के साथ बना रहे हैं, देखिए ये स्ट्रक्चर कोई डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं है, कुछ भी ऐसे ऐसे बना दीजिए, रस्सी को जैसे रख देते हैं, दैट इज कॉल्ड टर्शियरी स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे देखिए एक आयनिक बॉन्ड है, दूसरा डाइपेप्टाइड बॉन्ड है, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड है, डाइसल्फाइड लिंकेज है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हर तरह का बॉन्डिंग है यहाँ पे। उसके बाद आता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ये जो 3D स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसके साथ कोई और मॉलिक्यूल, एक और मॉलिक्यूल आ जाता है, और एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल इसके अलावा, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स।
जैसे हीमोग्लोबिन, यहाँ पे दो अलग अलग पेप्टाइड्स का बना होता है। तो यहाँ पे देखिए तो प्राइमरी एक जैसा स्ट्रक्चर है, मोतियों का माला एक जैसा गुथा हुआ है प्राइमरी स्ट्रक्चर्स में। दूसरा हमारा क्या हुआ कि हेलिकल स्ट्रक्चर जहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तीसरा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हुआ जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग तरीके का हमारा तो अलग अलग बॉन्डिंग्स था, हर तरह का बॉन्डिंग्स था। और चौथा क्या था कि दो अलग अलग बॉन्डिंग्स एक साथ था, मतलब दो तीन 3D एक साथ मिलके एक फिर से बॉन्ड बनाएगा, दैट इज क्वाटरनरी। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा डिसऑर्डर्स पढ़ना है। तो पहले होता है प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन। तो पहला जो डिजीज है दैट इज कॉल्ड क्वारसियोड। तो क्वारसियोड में क्या होता है कि आदमी, पहले हम फिगर देख लेते हैं क्वारसियोड का। एक बच्चा जो लीन थीन तो है लेकिन उसका मून फेस है, बहुत मुंह फुला हुआ, पेट बहुत फुला हुआ। और दूसरा एक बच्चा होता है दैट इज कॉल्ड मैरास्मस, जिसका पूरा हड्डी गिन सकते हैं, बहुत ज्यादा पतला। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस फिगर में आप लोग देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, तो अब ये जो मेरास्मस है ये दोनों पीएम के अंतर्गत आता है, प्रोटीन एनर्जी न्यूट्रिशन के अंतर्गत आता है। तो अब यहाँ पे क्या है कि ये इसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा डायरिया होने लग जाता है, हमारा बॉडी से बहुत ज्यादा फ्लूइड निकलने लग जाता है। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन का लीकेज होने लग जाता है। तो इसमें क्या होता है कि आदमी का इम्यूनिटी कमजोर होने लग जाता है। तो सिम्टम्स दिया हुआ है कि हमारे स्किन का कलर चेंज होता है, हेयर कलर चेंज होने लग जाता है, वेट लॉस होने लग जाता है, पानी रिटेन करने लग जाता है हमारे बॉडी में। तो इसलिए हमारा जो बेली है, पेट है, फूलने लग जाता है, एंकल्स फूलने लग जाता है, इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, डायरिया होने लग जाता है। जस्ट इसके अपोजिट मैरास्मस में क्या होता है कि बॉडी वेट तो रिड्यूस होता है और बहुत लेन हो जाता है, मसल घटने लग जाता है आपके बॉडी का। तो अब इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, तो ओरल फीडिंग से। और बहुत बार क्या होता है कि हमको लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाता है, तो उसको कम करके हो सकता है। मल्टीविटामिन दे सकते हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट दे सकते हैं, तो उससे ये ठीक होता है। उसके बाद फिर है एमाइलोडोसिस। एमाइलोडोसिस क्या है, एक तरह का एबनॉर्मल प्रोटीन है। जब हमारे बॉडी में एमाइलोड बनने लग जाता है जिसका कोई यूज नहीं है हमारे बॉडी में, तो कहीं जाके किसी ऑर्गन पे चिपक गया तो वहां पे वो मैल फंक्शंस करने लग जाता है। तो एक तरह का ये काफी लाइफ थ्रेटनिंग ऑर्गन फॉल्यूर कर सकता है। ओके, तो अब इसका क्या क्या है, अगर हमारे पैर में चला गया, बोन्स में चला गया, तो वहाँ स्वेलिंग करने लग जाएगा, फैटिग, वीकनेस, पैर वैर में नंबनेस होने लग जाएगा। तो ये सब इसका अभी तक में एमाइलोडोसिस के लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है। उसका साइंस और सिम्टम्स हम लोग कीमोथेरेपी लेते हैं या समटाइम्स हार्ट मेडिकेशन देते हैं। उसके बाद आता है गाउट। तो गाउट में क्या होता है कि हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा यूरिक एसिड बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा मात्रा में। तो एक तरह का आर्थराइटिस टाइप का ही है जिसमें हमारे ज्वाइंट्स में बहुत ज्यादा पेन होने लग जाता है, दर्द होने लग जाता है। तो बहुत अनकंफर्टेबल होने लग जाता है, चलने में ट्रीटमेंट हो जाता है। तो उसके लिए हम लोग एनएसआईडी देते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं, यूरिक एसिड प्रोडक्शन को कम करने के लिए हम लोग मेडिकेशंस देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है ओडिमा। तो ओडिमा में क्या होता है कि ओडिमा कोई भी चीज है कि इसमें क्या है कि मेनली हम लोग का बॉडी, उसके बाद आता है ओडिमा। इसमें क्या होता है कि हमारा जो बहुत प्रोटीन डेफिशिएंसी के कारण क्या होता है, वाटर रिटेंशन होने लग जाता है। तो वाटर बहुत ज्यादा हमारे बॉडी में रिटेन करने लग जाता है, कुंडली प्रॉब्लम करने लग जाएगा, प्रोटीन अपना काम नहीं कर रहा है, तो लेथार्जिक होने लग जाता है, लो बॉडी वेट कम हो जाता है। तो ये सभी को जितने भी डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है उसी के सेम सप्लीमेंट से ठीक किया जा सकता है। तो ये हमारा चैप्टर आज कंप्लीट होता है। बच गया इसमें अमीनो एसिड्स और इसके क्वालिटेटिव टेस्ट, तो वो हम लोग नेक्स्ट